नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। समुद्री खरपतवार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री खरपतवार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह समुद्री पौधों और शैवाल की अनगिनत प्रजातियों का सामान्य नाम है। पहला ऑप्शन है, यह समुद्री पौधों और शैवाल की अनगिनत प्रजातियों का सामान्य नाम है। दूसरा ऑप्शन है, समुद्री खरपतवार नदियों और नालों जैसे बहते पानी में नहीं उगते। तीसरा ऑप्शन है, भारत में समुद्री शैवाल की खेती जलीय कृषि का हिस्सा नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल एक जो है वो सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। समुद्री शैवाल विभिन्न प्रकार के समुद्री पौधे और मैक्रो शैवाल हैं जो नदियों और झीलों जैसे जल निकायों में पाए जाते हैं। तो एक जो है वो सही हो जाएगा। समुद्री शैवाल की खेती जलीय कृषि का हिस्सा है, ठीक है। नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। जिसमें मछली पकड़ने और जलीय कृषि क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% का योगदान देता है। जिसमें मछली पकड़ने और जलीय कृषि क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% का योगदान देता है। यानी कि जलीय क्षेत्र में योगदान जीडीपी में भारत के 1.5% का योगदान है मत्स्य पालन का। समुद्री शैवाल विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए केवल कथन एक सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ऑप्शन, इसे विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 कृषि निर्यातक वैश्विक कृषि निर्यात का 70% से अधिक हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 कृषि निर्यातक वैश्विक कृषि निर्यात का 70% से अधिक हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन है, भारत दुनिया के शीर्ष 5 कृषि निर्यातकों में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल एक सही है, ठीक है। इसको देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो है वो आपको WTO के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कहा गया है कि टॉप 5 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर जो हैं वो आपको यूरोपीय यूनियन, यूएस, ब्राजील, चाइना और कनाडा है। पहला कौन है? यूरोपीय यूनियन, दूसरा है यूएस, तीसरा है ब्राजील, चौथा है चाइना और पांचवा है कनाडा। तो टॉप 5 जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर हैं उनके द्वारा ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का 71.9% जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 71.9% जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया जो है वो 8वें रैंक पे है, भारत जो है वो 8वें रैंक पे है और भारत के द्वारा 51 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट का 2.24% है, ठीक है, जो कि 2023 का रिकॉर्ड है। इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व व्यापार संगठन एक सदस्यीय संचालित आम सहमति आधारित अंतर सरकारी संगठन है। इसने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को 1994 के मार्कोस समझौते के अनुसार परिचालन शुरू किया। दूसरा ऑप्शन है, इसने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को 1994 के मार्कोस समझौते के तहत परिचालन शुरू किया। तीसरा है कि सरकारें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करने, संशोधित करने, लागू करने के लिए संगठन का उपयोग करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने गलत हैं? तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन एक सदस्य संचालित आम सहमति
शांति आधारित अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुगम बनाता है। इसने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को 1994 के मार्कोस समझौते के अनुसार परिचालन शुरू किया। ट्रिप्स पर WTO का समझौता IP अधिकारों के प्रवर्तन को बढ़ावा देता है। सरकारें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करने, संशोधित करने और लागू करने के लिए संगठन का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर सरकारी संस्था है। स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। दूसरा ऑप्शन है, यह पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज के साथ सहयोग करता है, विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन यानी कि GAIN के कार्यालय उन सभी देशों में हैं जहां कुपोषण का स्तर बहुत अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। GAIN को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2002 के विशेष सत्र के दौरान बच्चों पर विकसित किया गया था। यह पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सरकार, व्यवसायों और नागरिक समाज के साथ सहयोग करता है, विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए। सरकार को, बिजनेसमैन को और जो NGO हैं उनके बीच ये कोऑर्डिनेट करता है। GAIN का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। साथ ही इसके कार्यालय उच्च स्तर के कुपोषण वाले देशों में भी है, जैसे बांग्लादेश, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तंजानिया। तो भारत में भी इसके कार्यालय हैं और बांग्लादेश में भी इसके कार्यालय आता है। कथन 3 जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निवेश मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन BOT मॉडल, जिसको बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल भी कहा जाता है। बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है पहला ऑप्शन में कि BOT मॉडल में निजी भागीदार बुनियादी ढांचा परियोजना के डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है और फिर सुविधा को सार्वजनिक क्षेत्र को वापस हस्तांतरित करता है। ठीक है। EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल में लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सरकार निजी खिलाड़ियों से इंजीनियरिंग ज्ञान के लिए बोली आमंत्रित करती है। तीसरा है हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल में आमतौर पर सरकार द्वारा वित्त पोषण निजी एजेंसियों की तुलना में अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो BOT मॉडल होता है वो पूर्णतः प्राइवेट पार्टनर पर डिपेंड करता है। इसका कंसेप्ट है कि प्राइवेट पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के डिजाइन, उसको बिल्ड एंड उसको ऑपरेट। तो कैसे? पहले तो वो डिजाइन बनाएगा, फिर उसको उस डिजाइन को वो बिल्ड करेगा और फिर उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड। अब जैसे मान लीजिए सरकार ने एक हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, तो किसी को BOT मॉडल के तहत किसी निजी कंपनी को ये मिल गया, तो सरकार ने क्या किया कि जमीन प्रोवाइड करा दिया। सरकार ने जमीन प्रोवाइड कर दिया, कंपनी ने पैसा लगाया, डिजाइन बनाया, फिर उस डिजाइन को इन्होंने बिल्ड किया और बिल्ड किया तो उस कंपनी का पूरा पैसा लगा। अब उस पैसे को निकालने के लिए वो ऑपरेट करेगी, यानी कि टोल टैक्स वसूलेगी और सरकार जो है वो इतना समय निर्धारित करती है कि आप इतने सालों में अपने निवेश को इतना % ब्याज के साथ निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप जब वो कंपनी अपने सारे पैसे निवेश जो है वो निकाल लेगी प्रॉफिट के साथ,
तब वो सरकार को हस्तांतरित कर देगी, यानी कि ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड में जो है वो ऑपरेट करती है एंड दे ट्रांसफर बैक टू फैसिलिटी टू द पब्लिक सेक्टर। ये जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है, यानी कि मॉडल है, इन्वेस्टमेंट मॉडल। दूसरा मॉडल है ईपीसी। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। इसमें क्या है कि इसमें सरकार जो है सभी खर्च देती है, सरकार बिड इनवाइट करती है और किसी कंपनी को हायर करती है, और वो बोलती है कि हम आपको पैसा देते हैं और आप जो है इस डिज़ाइन को आप बनाइए। जैसे भारत का संसद भवन बना, भारत का संसद भवन बना, तो जिस कंपनी ने बनाया उसको सरकार ने टेंडर दिया था कि हम 1000 करोड़ आपको देते हैं, ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को आपको इतने दिनों में बना के दे देना है। तो इसको बोलते हैं ईपीसी मॉडल। ठीक है, जो कि सरकार पूरी तरह से खर्च को वहन करती है। तीसरा है हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल, जो कि काफ़ी मिक्स, दोनों का मिक्स वर्जन है। ये बीओटी और ईपीसी का मिक्स वर्जन है। इसमें सरकार, इस मॉडल में सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो रेशियो में होती है, यानी कि 60 और 40 का रेशियो होता है। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल बॉट मॉडल में क्या था, प्राइवेट सेक्टर पे सारा का सारा जो है पैसा लगाने की जिम्मेदारी होती थी। ईपीसी मॉडल में क्या है कि गवर्नमेंट पैसा लगाती थी, लेकिन हम एचएएम यानी कि हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल में जो है वो मिक्स है दोनों का। और इसमें क्या है कि सबसे पहले बीड होता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है लोएस्ट प्राइवेट बीडर को, उसके बाद जो है फंड होता है। तो 40% फंड जो है वो सरकार देती है और 60% फंड जो है वो आपको प्राइवेट प्लेयर्स लगाते हैं। फिर वो काम शुरू होता है। जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो सरकार को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो सरकार जो है 60% अमाउंट जो है वो बैक करती है कंपनी को। तो ये थी आपकी इन्वेस्टमेंट मॉडल, और ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल अगले डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।